अमेरिकी कहानी द ऑफिस ऑफ मिसिंग पर्सन्स कहानीकार अकिल कुमार आसामी। हिंदी अनुवाद अनुरोध यादव। वी.एस. जगन्नाथन एक कीट विज्ञानी थे और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। जिस रात उनका बड़ा लड़का खोया, उस दिन उन्होंने एक रानी तितली की चीरफाड़ की थी। जब उनके छोटे लड़के और पत्नी ने अपनी चिंताओं के साथ उनके स्टडी कक्ष में प्रवेश किया तो उसके पहले उन्होंने तितली के पंखों के विस्तार को 3 बार माप लिया था। बाहर रस्सी पर सूखने के लिए डाले गए कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे। मैं आज ही रात राजधानी के लिए निकल जाऊंगा, अपना ब्लेजर लेते हुए उन्होंने कहा। बहुत दिनों से वह संदूक में पड़ा हुआ था और उसे निकालने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी थी। देखना आप भी मत गायब हो जाना, उनकी पत्नी ने कहा। लगभग आधी रात को उन्होंने तिरुनेवेली पहुंचकर बस पकड़ी और भाड़ा देने के लिए अपना हाथ कंडक्टर की ओर बढ़ाया। तब उन्हें अपने हाथ का बेढंगपन महसूस हुआ। कंडक्टर ने हिचकिचाते हुए उनसे पैसे लिए और उसका चेहरा घृणा से सिकुड़ गया। तब जगन्नाथन ने देखा कि तितली के पंख और पैर के टुकड़े उनके हाथ की उंगलियों के पोरों पर अभी लगे पड़े हैं। पुलिस स्टेशन का मुख्य कमरा खाकी रंग से रंगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, सामने बुद्ध की पीतल की एक मूर्ति दिखाई दी जो दीवार के बीचों बीच पड़ी दरार ढकने के भी काम आती थी। वहां तोंदवाला एक पुलिस अफसर बैठा हुआ था जो सामने खुली पड़ी एक पत्रिका के ऊपर ऊँघ रहा था। वह अपनी तोंद के सिवाय असाधारण रूप से एकदम दुबला पतला था। उसकी तोंद चावल के एक बोरे जैसी लगती थी, जिस नाते उसकी गर्दन धनुही की तरह झुक गई थी। पत्रिका में छपे परफ्यूम सूंघ रही एक औरत के विज्ञापन पर वह अपनी उंगलियां फिरा रहा था, इसलिए जगन्नाथन को देख नहीं पाया। जब जगन्नाथन पहली बार बोले तो वह चकित रह गया। वह अपने खुले हाथ से तब औरत की तस्वीर थपथपाने लगा। एक स्कूल के फोटो को अपने हाथ से पकड़े हुए जगन्नाथन सिंहली भाषा में कुछ कहने लगे, धीरे धीरे नपेतुले अंदाज में, जैसे कोई रस्सी पर सधे कदमों से चल रहा हो। उनका पुत्र गायब हो गया था। यह सूचना वे एक ऐसी भाषा में देने की कोशिश कर रहे थे जिसे बोले हुए उनको 3 साल से भी ज्यादा दिन हो गए थे, क्योंकि अब वे उत्तरी हिस्से में रहने लगे थे। जब वे अपने पुत्र की गुमशुदगी का हवाला दे रहे थे तो अफसर अपनी उंगलियों को एक साथ मिलाकर मेज पर ठोक रहा था और दीवार पर लटक रही वर्तमान प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षे और पूर्व प्रेसिडेंट चंद्रिका कुमारतुंगा की हाथ से बनाई गई तस्वीरों को निहार रहा था। अफसर ने जगन्नाथन के लड़के का नाम पूछा, जबकि उसे इतना पता था कि यह उसकी एक चाल है। उसके नाम की जरूरत उसे खोजने के लिए भी है और खोजने का सिर्फ बहाना करने के लिए भी। अफसर ने अपना गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ाया। तब उसने एक काली जिल्द वाला रजिस्टर खोला, अपने होठों के अंदर अपना अंगूठा डालकर गीला किया और फिर पन्ने पलटकर देखने लगा। दूसरे नामों के साथ उसने जीवन की सूचना भी भरी। घर से निकलकर वह किधर गया था, उसने पूछा। जगन्नाथन जरा सा रुककर बोले, वह स्कूल से घर वापस आया ही नहीं। ये तमिल लड़के हमेशा किसी न किसी दिक्कतों में पड़ते रहते हैं, उन्हें एक अच्छे नागरिक के रूप में जीना आता ही नहीं, अफसर ने कहा और पेपर पर नीली स्याही में कुछ लिखा हुआ खुरचने लगा। जब वे उनसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे तो फर्श पर कांपते हुए जगन्नाथन ने अपने छोटे पुत्र प्रेम को याद किया और उनकी आंखों में आंसू भर गए। इसके बाद उन्होंने जीवन की उस ट्रिप के बारे में बताया जो उस रात उसने अमूथा के साथ लोकल शिव मंदिर के लिए प्लान की थी। उससे पहले उनकी आपसी मुलाकातें परित्यक्त दवाखाने के बगल में नीम के पेड़ के नीचे हुआ करती थी। वह उसकी लटों को सुलझाता और उसके बालों में उंगलियां डालकर उसे बैंडेज की तरह लपेटता था। अफसर ने फोटो लेने के अतिरिक्त खोए हुए लड़के की हुलिया पूछी।
जगन्नाथन ने अपने हाथ उठाए और जीवन के बारे में अफसर को फिर से बताने लगे, लेकिन मध्यम रोशनी में किसी चमत्कार की आशा करना निराशाजनक था। अंत में अफसर ने लिखा 17 वर्ष, 181 सेंटीमीटर, 76 किलोग्राम और दाहिने हाथ पर पैदाइशी निशान। तलाश कब शुरू होगी? वह तो कब की शुरू हो चुकी है। वह कैसे? मैं तो अभी अभी यहाँ आया हूँ। अफसर ने उनका सवाल अनसुना कर दिया और जगन्नाथन के सिर के सीध में अपनी एक उंगली पिस्तौल की तरह तानकर कहा, जब हम उसे खोज लेंगे तब हम तुम्हें यह बताएंगे। पुलिस स्टेशन के बाहर बकरियों से भरा हुआ एक ट्रक खड़ा था। बकरियां उसमें चिल्ला रही थी। जगन्नाथन अपनी शर्ट का कॉलर मुड़े तुड़े हालत में रखे हुए ट्रक के पास ही खड़े थे। उनके बाल उलझे हुए थे, जिससे वे बाल कम घास ज्यादा लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे बकरियां उन्हें चर रही हो। जगन्नाथन में लेक्चर हॉल में अपने विद्यार्थियों के सामने बोलने के सिवाय कहीं भी बात करने में कुशल न थे। एकदम कड़क इस्त्री किया हुआ शर्ट पैंट पहनना, अच्छी प्रकार से ट्रिम की हुई मूछें रखना, सिलसिलेवार ढंग से अपनी डायरी में लिखना, तितलियों के पंखों के विस्तार को कम से कम 3 बार मापना जैसी चीजों से वे जल्दी संतुष्ट नहीं होते थे, क्योंकि वे चीजें उनके बस में थी। वे कभी भी उग्रवादी नहीं थे। दूसरे कीट विज्ञानियों जैसे विलियम डी अल्विस, द श्रीलंकन बटरफ्लाई मैन के साथ तुलना करने के बारे में वे मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उनसे उन्हें कोई नुकसान होने की संभावना नहीं लगती थी। कीट पतंगों के साथ रहते हुए वे युद्ध को एड्रेस करने से भी बचे हुए थे। हालांकि उनकी पत्नी इस मसले पर उनसे असहमत थी। उनकी नजर में वे अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि कीट पतंगों तक को भी अपने पैरों के नीचे आने से बचाना चाहते थे। क्या आप कोलंबो में भीड़ द्वारा लगभग मार नहीं दिए गए थे? और देखिए, हम अभी भी यहीं इसी देश में हैं, उनकी पत्नी ने कहा जब उसने सुना कि उनका ट्रांसफर राजधानी से दूर कहीं उत्तर की ओर कर दिया गया था। एक प्रोफेसर से शादी करके मैंने सोचा कि टोरंटो, सिडनी, लंदन जाकर कहीं भी अपेक्षाकृत अच्छे से रहूंगी, और अब आप मुझे जाफना लेकर जाना चाहते हो। क्या आप जानबूझकर हमें इस युद्ध में झोंकना चाहते हो? जगन्नाथन ने अपना ट्रांसफर जाफना कराने का निश्चय किन्हीं राजनीतिक कारणों से नहीं, बल्कि एक खोज करने के लिए किया था। नेल्लूर के मुरुगन मंदिर में प्रार्थना करने के दौरान नीले भृंगों का एक झुंड उन्होंने जमीन पर रेंगते हुए देखा। उनके अजीब पंख और पेट तक एक लकीर ने उन्हें अपने घुटने पर झुकने के लिए विवश कर दिया और वे उनके पीछे पीछे सरकते हुए चलने लगे। उन्होंने वहां से भृंगों को एक जार में भरकर राजधानी में स्थित ऑफिस आते समय अपने साथ लाया। अपने अनेक प्रयोगों के बाद उन्हें कुछ यकीन हुआ कि उन्होंने एक नई जीव प्रजाति की खोज कर ली है। उन्होंने तत्कालीन प्रेसिडेंट के नाम पर इस नए कीट का नाम रखा नाइक्रोफोरस एम कुमारतुंगा। ऑफिस के लोगों द्वारा जब एम का मतलब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैडम, हिंदू देवता मुरुगन नहीं। जब तक ऑफिस के लोग विश्वविद्यालय के दूसरे बुद्धिजीवियों के पास जाते तब तक वे ऐसे प्रोफेसर को सहन न कर सके जिसे नीले पंख वाले भृंगों का नमूना रोग प्रतिरोधक क्षमता में एक लेवल आगे लेकर चला गया हो। जगन्नाथन का यकीन था कि जाफना में जीवों की और अधिक प्रजातियां मिलेंगी। उनके नीले पंख वाले भृंग तो मात्र एक शुरुआत भर थे, लेकिन अपने दावों को सही साबित करने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। उनके सारे संभव सिद्धांत में कोई न कोई कमी थी। युद्ध के आंदोलन के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट किए बिना रात हो या दिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वर्षों से उन्होंने हर जनसंहार और युद्ध का खोजों के लिए संभावित स्थानों के रूप में निरूपण किया था। वे हमेशा अपने साथ जाफना और पूर्वोत्तर हिस्से का मैप, खास अक्षांश और देशांतर के समन्वय स्थलों को सिल्वर कलर की पिनें चुभाकर चिन्हित करके रखते थे।
उन्हें हर जगह प्रेसिडेंट के कीटमानव के रूप में प्रसिद्धि मिली क्योंकि उनकी खोजों से देश को एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। सरकार उनके द्वारा की जाने वाली खोजों के प्रति अत्यंत उत्सुक रहती थी, इसलिए उन्हें पारिस्थितिकीय अव्यवस्थाओं वाले इलाकों में भी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। हालिया जनसंहार के बाद एक गांव में टहलते हुए जगन्नाथन नर्वस हो गए क्योंकि सेना उन स्थलों को नष्ट करने जा रही थी। बस उसके पहले वह उनके कीटभृंगों संबंधी खोज को समाप्त होने की बाट जोह रही थी। वे मानव शरीर के अवशेषों की खोज में अपनी नजर जमीन पर गड़ाए रहते थे। इस तरह अत्यंत सूक्ष्म चीजों को देखते देखते उन्होंने अपनी नजर खराब कर ली थी। अपने अबूझ सिद्धांतों में से दो पर वे काम करना चाहते थे, हालांकि दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रकृति वाले थे। एक अधिक से अधिक विकास की ओर उन्मुख, जैसे भूस्थलों को काटकर युद्ध के लिए मार्ग बनाना और मौजूद जीव प्रजातियों के मध्य अवरोध उत्पन्न करना और उनमें अंतर स्पष्ट करना। यद्यपि इस तरह के युगांतरकारी परिवर्तनों के लिए कई दशक का समय कम था। हो सकता है युद्ध कालगति को बदल दे और मिनट वर्षों में बदल जाए। साइंस फिक्शन के क्षेत्र से संबंधित दूसरा सिद्धांत अपेक्षाकृत अधिक उत्तेजक था, किंतु फिर भी संभव। भृंग आनुवंशिक तरीके से बनाए जा सकते थे और रणनीतिक रूप से सेना द्वारा जाफना के इर्द गिर्द उन्हें गिराया जा सकता था। यद्यपि यह कहना मुश्किल था कि वे मानव पर हमलावर होते या नहीं, किंतु बम के रूप में गिराए जाने वाले कुछ भृंग ऐसी मिलीजुली जहरीली गैस छोड़ने में सक्षम थे जिनसे चमड़ी में जलन और फफोले उभर आना संभव था। जगन्नाथन यह जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या उनके नीले पंख वाले भृंगों के शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट में ऐसा कोई विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, और क्या सेना के पास ऐसा कोई धीमा जहर है जिससे वह बिना किसी शोर शराब के मार गिराने में सक्षम है। इस तरह के विचार से वे पागल हो जाते थे, क्योंकि अगर वे प्रेसिडेंट के कीटमानव के रूप में जाने जाते हैं तो वे सेना के प्रोजेक्ट में एक पोपट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं और अपने ही लोगों को मार डालने की मशीनरी बन चुके हैं जिस पर वे गर्व कर रहे हैं। जनसंहार के बाद जब वे मिरुसुविल गांव में निरीक्षण करते हुए घूमने लगे तो वे एक चिकन शॉप में एक कांपते हुए बूढ़े से मिले। वे सैनिक मेरे सारे 300 चिकन उठा ले गए, वह बोला। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय उनके कुछ टूटे हुए गंदे पखनों के। उसके खाली पड़े घर में छत से आ रही सिर्फ रोशनी की एक लकीर झिलमिला रही थी। जब से जगन्नाथन का पुत्र खोया था वे अपना ज्यादा समय अपने स्टडी कक्ष में बिताते थे। वे किसी से बोलते भी नहीं थे। शेल्फ पर रखे जार में चलते फिरते कीट पतंग उनकी ओर निहारते थे। शाम होने पर केवल उनका छोटा बेटा एक कप चाय के साथ उनके पास आता था, जिसे बनाकर चिड़चिड़ाहटों से भरी उनकी औरत भेजती थी और जिसमें चीनी की जगह 2 चम्मच नमक मिलाया हुआ रहता था। चुपचाप वे उसे पी लिया करते थे। वे अमूथा से मिल चुके थे। उन्हें उसकी माँ ने बताया कि लड़की बहुत परेशान थी, उसे उल्टियाँ हो रही थी। जब जगन्नाथन ने उसे देखा तो वह एक चारपाई में गुड़ी मुड़ी हाल में पड़ी हुई थी। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो पाऊंगी, लड़की ने कहा। उसने जीवन को आखिरी बार अपने घर के बाहर देखा था जब उसने वहां खड़ी एक खटारा कार को पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया था। जब जगन्नाथन की पत्नी ने उन्हें अमूथा के बारे में बताया तब उन्हें पता चला कि उसने तो उनके लड़के के ऊपर जादू कर दिया था और देर रात तक उसे अपने साथ वहां लेकर चली जाती थी, जहां पहली बात तो उसे जाना ही नहीं चाहिए था। पड़ोसियों ने उनसे दूरी बना ली। दरअसल उन्हें ऐसा कोई परिवार अच्छा ही नहीं लगता था जो राजधानी से आया हो, और इस बार तो उनकी नाराजगी का पर्याप्त कारण भी था। इस तरह उनका दुर्भाग्य दिनोंदिन बढ़ता गया और उन्हें अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने की जरूरत महसूस होने लगी। अब तो भिखारी भी उनके दरवाजे के सामने रुकने से कतराने लगे।
अपने पड़ोसियों की सत्यानाशी मंशा के अनुरूप ही उनकी पत्नी अपने घर की साफ सफाई पर भी ध्यान नहीं देती थी। उनके घर को देखकर लगता था जैसे आज ही उनका पुत्र खोया हो। जीवन के टेबल पर एक खाली गिलास पड़ा हुआ था जिसके किनारे पर मक्खियां मरकर चिपकी हुई थी और उसमें नींबू जूस जो लगा था अब तक सूखकर जम गया था। लेक्चर हॉल में जगन्नाथन ने अपने पुत्र को हर जगह खोजा। उन्हें याद आया कि एक लेशन के दौरान वह बीच में ही सो गया था। वह किसी लड़की के साथ कैंटीन के बाहर बड़ी अधीरतापूर्वक फ्लर्ट करता था। अहाते में एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वह पढ़ता था। उनके पुत्र की तरह सब कुछ एक ही साथ समझ लेने की जल्दबाजी में उनके विद्यार्थी उनकी ओर देखते थे। वे लालटेन जलाकर देर रात तक खलील जिब्रान को पढ़ते और मुख्य मुख्य बातें अंडरलाइन करते जाते। जैसे वह दोहक से भरा हृदय कितना महान होता है, जो प्रसन्नता के गीत खुशी खुशी गाता है। जीवन सबका प्रिय था। लड़के और लड़कियां दोनों उसके दोस्त थे। वह बातूनी और दयालु था। उसके अध्यापक उसे स्वाभाविक नेता कहते थे। अपने पुत्र के बारे में ऐसे शब्दों को सुनकर जगन्नाथन रोमांचित हो जाते थे और उसे इधर उधर आते जाते बहुत फख्र से देखते थे। अपने पुत्र के विपरीत जगन्नाथन एक डरपोक आदमी थे। जब वे एक विद्यार्थी थे तो क्लास में कभी अपना हाथ नहीं उठाते थे और अपने यार दोस्तों की जगह वे कीट पतंगों से बातें करना पसंद करते थे। लेकिन अपने पुत्र से बातें करना वे बहुत पसंद करते थे। जीवन के बगल में खड़े होकर कहना कि मैं इसका पिता हूँ उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। यद्यपि जीवन अपनी माँ पर गया था, फिर भी भ्रूण का आधा पहला हिस्सा उनका था और इस बात से वे काफी उत्साहित भी रहते थे कि उसके भीतर कहीं न कहीं उनके गुण मौजूद हैं। लेकिन वहीं पर यह बात उन्हें चिंतित भी करती थी कि वे सावधान थे तो उनका पुत्र लापरवाह, वे गंभीर थे तो उनका पुत्र बातूनी। वे अपने पुत्रों को शिक्षा देते थे कि उन्हें कीट पतंगों की भांति सहज ध्यान में न आने वाला बनना चाहिए। लेकिन क्या उनको यह समझ में नहीं आना चाहिए था कि जीवन कभी खतरे में पड़ सकता है? जगन्नाथन ने पुलिस थाने में संपर्क किया और राजधानी में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दिन फोन पर किसी अफसर ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि क्या उसे एकदम यकीन है कि उसके सचमुच में ऐसा कोई पुत्र था, हो न हो उसके एक ही पुत्र हो। उसने फिर अपनी आवाज जरा तेज की और बोला कि हमें तो यकीन है कि उसके परिवार में एक ही पुत्र था और बाकी सारे कीट पतंग। जब जगन्नाथन कुछ नहीं बोले तो अफसर उनके ऊपर झल्लाते हुए कहा, साले गधे कहीं के, पागल। उनके पुत्र के गुम हुए 5 दिन गुजर गए, लेकिन जगन्नाथन यूनिवर्सिटी वापस नहीं गए। किचन में वे कच्चे बनियान में बैठे थे। उनकी औरत गाजर काट रही थी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह बोली। जगन्नाथन के बाल उलझे पड़े थे। उनके पैर एक में बंधे हुए नीचे लटक रहे थे। यह तो कोलंबो में भी हो सकता था, कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और फिर कहा, हमें तब बहुत पहले यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए था। जगन्नाथन का मित्र नादराजा एक पत्रकार था जो एक छोटे से अखबार रेड अर्थ में लिखता था जो वेल्वेटिथुरई से निकलता था। वह अपने आसपास होने वाले हालिया जनसंहारों की खबर दिया करता था। श्रीलंकन आर्मी की डीप पेनिट्रेशन यूनिट का क्लेमोर आक्रमण धरती पर अपने चिन्ह छोड़ दिया करता था। जैसे कि धरती के भीतर धातु के कीड़े मकोड़े हैं और उनके कंकाल छर्रे। जब एक स्कूल बस एक खान से टकरा गई तो उसी दिन नादराजा ने जगन्नाथन को एक पत्र लिखा। नादराजा खुद एक मशहूर भौतिक विज्ञानी बनना चाहता था और प्रकृति के नियम कानूनों की पढ़ाई भी की थी। उसे गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला याद आया जब एक दिन किसी आदमी का सिर काटकर फुटबॉल की तरह आसमान में फेंक दिया गया।
अगले दिन उसने यह घटना एक लोकल अखबार में लिख दी, जबकि उसे पता था कि ऐसा करना उसके भविष्य के प्रक्षेपपथ का कोई फार्मूला नहीं है। 19 वर्ष की एक तमिल किशोरी का रेप करके उसे एक कुएं में फेंक दिया गया। नादराजा द्वारा उसकी रिपोर्ट लिख देने के अगले ही दिन दोपहर को वह अचानक गायब हो गया। तब उसका शव पुलिस स्टेशन के बाहर मिला। उसका सिर बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया था। अमूथा नादराजा की ही पुत्री थी। उम्र में वह जीवन से 2 साल छोटी थी और अपने ही पिता की तरह अपने तरीके से साहसी थी। जगन्नाथन ने एक दिन बस स्टॉप पर अपने हाथ में सुई धागा लिए उसे खड़े देखा। भीड़ भरे स्थान पर सरेरा वह एक लड़के की फटी शर्ट सिलने जा रही थी। वह किसी विवाह समारोह से वापस आई थी और फूलों का गजरा अभी उसके बालों में गुंथा हुआ था। वह उनके स्वर्गवासी दोस्त की पुत्री थी। शायद यही बात थी जो उसमें उनके पुत्र ने देखा। वे दोनों अगल बगल बैठते थे और जीवन अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर धीरे धीरे दबाता था। कई बार जगन्नाथन ने अमूथा के मुंह से जीवन को ब्रदर कहते सुना था। जगन्नाथन अपने छोटे पुत्र प्रेम के साथ शाम को उससे मिलने गए। वह अभी भी बीमार है, उसकी माँ ने बताया। उसने मिठाइयाँ खिलाकर उनका स्वागत किया और कहा वह कुछ नहीं खा पाती है। अमूथा द्वारा छोड़ा हुआ भोजन प्रेम ने खाया, जैसे वह अपने साधारण कामों के जरिए उसे प्रभावित करना चाहता हो। जीवन के न रहने पर जगन्नाथन ने अपने छोटे पुत्र में एक नए तरह की सावधानी देखी। अपने भाई की ही तरह प्रेम दाई तरफ जरा सा झुककर चलता था और अमूथा की देखरेख तो करता ही था। जब वह अपनी गर्दन का अगला हिस्सा स्पर्श करती तो प्रेम समझ जाता कि उसे एक गिलास पानी की जरूरत है। 7 साल का वह छोटा सा बच्चा एक दूसरी जिंदगी संभालता था। विदा लेने से पूर्व जगन्नाथन ने वह परफ्यूम खरीद लिया जिसे अमूथा की माँ ने खुद किचन में तैयार किया था। यह अपेक्षाकृत अधिक हर्बल था, जिंदगी की क्रूरताओं की पूर्तिकारक एक औषधि। सब रख लीजिए, 7 बोतल के दाम से भी अधिक पैसे उसे देते हुए जगन्नाथन ने कहा। जबकि लिया उन्होंने सिर्फ एक ही। अमूथा की माँ ने ना में सिर हिलाया और पैसे लेकर जेब में रखने से पहले काफी नानुकर किया। जगन्नाथन की पत्नी ने अलमारी में ढेर सारे परफ्यूम की बोतल रखे हुए थी। उसने उसके परफ्यूम को लेते हुए कहा, शायद यह हमें सैनिकों से बचाएगा। अपने पुत्र के गुम होने के 8वें दिन जगन्नाथन विश्वविद्यालय वापस गए और लेक्चर देते देते अचानक चुप हो गए। वे फेरोमोन्स पर लेक्चर दे रहे थे, तभी उनकी आवाज चली गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे किसी मछली को यह पता न हो कि उसे सांस कैसे लेना है। प्रोफेसर साहब, एक स्टूडेंट जोर से चिल्लाया और जगन्नाथन टॉयलेट की ओर भागे। हांफते हुए उन्होंने अपने सिर के ऊपर पानी उड़ेला। अगले दिन वे शहर में अपने पुत्र का नाम और उसके गायब होने की तारीख चिल्लाते हुए चक्कर लगाए। फिर विश्वविद्यालय में एक नीम के पेड़ के नीचे घास पर वे न्याय के लिए अनशन पर बैठ गए। पड़ोसियों को उन पर दया तो आई, परंतु उन्होंने पीठ पीछे उन्हें स्वार्थी कहा। वहीं एक बूढ़ी औरत जिसके 2 दांत दिख रहे थे, बोल पड़ी, मेरे भतीजे का क्या? और इसके साथ वहां शोर मच गया, मेरे लड़के का क्या? मेरी लड़की का क्या? मेरे भाई का क्या? मेरे साले का क्या? वे सब उनके चहेतों में से थे जो गायब होने के लिए पैदा हुए थे। जब 2 सप्ताह के ऊपर तक जगन्नाथन विरोध जताते रहे तो विश्वविद्यालय बोर्ड ने उन्हें पद से डिसमिस कर दिया। वैसे उनके प्रति उन्हें हमदर्दी थी। जगन्नाथन को जब यह खबर मिली तो वे घटना को याद करते हुए प्रेम के बगल में बैठे हुए थे। उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। विश्वविद्यालय में जो कुछ सामान था उसे लाने में उन्होंने प्रेम की मदद ली। हम यह बात अम्मा से जल्दी नहीं बताएंगे, प्रेम बोला।
जगन्नाथन ने अपना सिर खिड़की से सटा लिया और बाहर बागीचा देखने लगे। झींगुर कितना शोर मचा रहे हैं इस रात। उनका बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। प्रेम विश्वविद्यालय से किताबों वाला एक बक्सा लेकर आया और जगन्नाथन अपने कीट पतंगों का कांच वाला एक जार। वे नीम के पेड़ के पास ठहरे और जगन्नाथन ने अपनी घड़ी चेक की। उन्होंने खखार कर अपना गला साफ किया और अपनी जेब से एक कागज निकाला। एक मशीनी कुशलता से उन्होंने अपने पैरों को मोड़ा, अपने सिर को एक तरफ जरा सा लटकाया और जीवन के नाम के साथ दूसरे भी कई अजनबियों के नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। दोपहर बाद 3 पुलिस अफसर उनके पास आए। अब इसके बाद ऐसा मत करना, उनमें से एक ने कहा। तुम्हारे पुत्र को खोजना हमारी ड्यूटी है। उनके शरीर पर वर्दियां अतिरिक्त चमड़ी की भांति लटक रही थी। वे नवयुवक थे और उत्सुक भी। उनकी उम्र जगन्नाथन के विद्यार्थियों इतनी ही थी। उनमें से एक अफसर अपने घुटनों पर झुका और एक काले रॉड से कीटों वाले कांच के जार को स्पर्श किया और जगन्नाथन की तरफ देखने लगा। वह रॉड अपने हाथों में घुमा रहा था और साथ ही वह जगन्नाथन के लंबे और लटकते चेहरे को परख रहा था। तभी एक कुत्ता भौंका और अफसर की नजर वहां से हट गई। वह अन्य 2 अफसरों की ओर देखने लगा जो अपनी राइफलें स्कूल बैग की भांति अपनी बगल में लटका रखे थे। दोनों अफसर कुछ मीटर पीछे हटे और खरपतवारों पर कूद पड़े। जब लड़कियों का एक झुंड वहां से गुजरा तो अफसर ने अपना हाथ झटके से पीछे खींचा और कांच का जार चकनाचूर हो गया। लड़कियां एक दूसरे से बिल्कुल सट गई और चीख पड़ी। बिच्छू तथा उसी तरह के अन्य जहरीले कीट पतंग जार में से बाहर निकलकर घास में रेंगने लगे। जगन्नाथन ने अपने प्रिय कीटों को देखा और तब अफसरों को, फिर बोले झरीले। तब अफसर उन्हें कुछ पलों तक देखता रहा, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों में से एक ने कहा, चलो ठीक हुआ। रानी तितलियां अपनी यात्रा जारी रखने के लिए सूर्य के प्रकाश का सहारा लिया करती थी, लेकिन बादल वाले दिनों में वे छोटे प्रकारों में बदल जाती थी और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षक हिस्से की ओर चली जाती थी। जगन्नाथन ने तितलियों के बारे में सोचा जब उन्होंने कहीं किसी अंधेरे बंद कमरे में आंखों पर पट्टी बंधी, हाथों में हथकड़ियां लगी और रह रहकर उस निर्जन स्थान में घर की याद करते अपने पुत्र की कल्पना की। अपनी माँ के सो जाने पर अमूथा उनके घर आ जाया करती थी। वह कहती कि वह जीवन के बारे में पूछताछ करने के लिए आई है, लेकिन कभी कोई खबर न मिलती। वह चुपचाप बैठकर प्रेम के साथ चाय पी लेती और कार्ड खेलती। जगन्नाथन की पत्नी उससे कभी न बोलती, बस दूर से देखती रहती। हर बार वह आकर कुछ समय तक ठहर जाती और जगन्नाथन की पत्नी के साथ सब्जी काटने, कपड़े सुखाने या मच्छर भगाने जैसे कामों में उसका हाथ बंटाने की कोशिश करती, जिसे वह रोक नहीं पाती क्योंकि किसी फीमेल का साथ उसे कुछ आराम पहुंचाता था। भोजन करने के बाद अमूथा बटर और सुगर मिलाकर खाती थी। जब जगन्नाथन ने उसे किचन में एक दिन उंगलियां चाटते हुए देखा तो पूछा कि क्या वह अभी भूखी है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, कहकर उसने अपने हाथ अपने पेट पर रगड़कर पोंछ लिए। कब से? 1 महीने से ऊपर हो गया। इतना कहकर वह रुक गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। आप गुस्सा तो नहीं है ना? जगन्नाथन कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका मुंह कुछ कहने के लिए खुल अवश्य गया। वे जानते थे कि वे अंदर ही अंदर चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके सामने अनिश्चितताओं का अथाह सागर हिलोरे ले रहा था। वे जोर जोर से सिसकियां लेते हुए बुदबुदाए, उसका बीज, उसका बीज। मुझे क्षमा कर दीजिए, अमूथा ने कहा। हर वह चीज जिसका जीवन से संबंध था या नहीं था, जगन्नाथन के मनमस्तिष्क में अंदर तक अदृश्य रूप से प्रेम रूपी सेम के बीज की तरह बसी हुई थी। अपने तमाम गुणों के साथ मानव शरीर कितना अविश्वसनीय है। उनकी इच्छा हुई कि काश
वे अपने पुत्र से बातें कर पाते और उसे बता पाते कि किसी लड़की के शरीर को स्पर्श करने से पहले वह 28 साल का हो गया था। हे भगवान, वे कितने भिन्न थे कि नहीं? अमूथा ने उन्हें बच्चे का एक शर्ट दिखाया जिसे उसने 2 साल पहले सिलकर रखा था, जैसे कि उसे पता था कि पत्नी बनने से पहले ही वह मां बनेगी। तुम अभी बहुत छोटी हो, जगन्नाथन ने कहा, लेकिन हम बढ़ते भी तो बहुत जल्दी है। वैसे मैं तो 100 साल से ज्यादा की हूँ, जगन्नाथन ने अपनी पत्नी को बच्चे के बारे में नहीं बताया। वह तो पहले से ही अपने खुद के बच्चे के गम में डूबी हुई थी। भले ही वह 27-28 साल का था, लेकिन उसके लिए तो बच्चा ही था। एक माँ के लिए कैलेंडर की तारीखें कोई मायने नहीं रखती। 9 महीने का मतलब उसके लिए व्यर्थ है। 9 महीने के बाद जीवन का बच्चा होगा, जीवन तो वापस आएगा नहीं। हफ्तों से जगन्नाथन की छवि तमिल समाज में दूर दूर तक कुछ एक सन की सेलिब्रिटी की बन चुकी थी। उनके किसी परिचित ने अपने ब्लॉग थिरू फॉर लाइफ में उनके बारे में लिखा था, लेकिन उसने कैप्सन की प्रोफेसर का प्रतिदिन का विरोध प्रदर्शन देकर उनके सिर्फ हुलिया के बारे में लिखा, जैसे उनकी आंखें अपने सॉकेट से बाहर निकल आई है, उनकी दाढ़ी के बालों में जूठन लगी हुई है और उन पर मक्खियां बैठी हुई है, जिसे पढ़ने वालों में केवल घृणा का भाव जगा और कुछ नहीं, और अविश्वास के साथ भी हुई कि जो प्रोफेसर कीड़े मकोड़ों पर शोध कर सकता है, वह खुद कैसे कीड़े मकोड़ों में तब्दील हो सकता है। जगन्नाथन के पास अब तो विश्वविद्यालय की नौकरी थी नहीं। उनकी पत्नी ने शिकायती लहजे में कहा कि उन्होंने अपने परिवार को 1 नंबर का भिखमंगा बना करके छोड़ा। हमें अब मेल द्वारा दान की रकम आती है। तमिल डायस्पोरा के किसी दयालु सदस्य द्वारा भेजे गए अंतर्राष्ट्रीय स्टाम्प लगे लिफाफे को खोलते हुए उसने कहा, मैं ब्रुकलिन से यह मछली मिस्टर सौंदराजन की वजह से खरीद सकी। जगन्नाथन के विद्यार्थी उनके प्रति स्वामिभक्त थे, भले ही वे उनके अधिकांश लेक्चरों के दौरान हाल में सोते रहे थे। उन्हें वे अपने गुरु की भांति आदर करते थे। उन्होंने अपने शरीरों के ऊपर खोए हुए लोगों के नाम लिख लिए और उन्हें एक साथ पढ़कर सुनाने से पहले वे जोर जोर से चिल्लाते थे। क्या आपको स्मरण है कि जब आकाश से बम गिराए जा रहे थे तो जाफना के प्रसिद्ध पत्रकार रविचंद्रन हस्तमैथुन में निरत थे? हाँ, क्योंकि वे कामोत्तेजना के वक्त मरना चाहते थे। लेकिन कोई भी जो सोचता हो कि वह मरने वाला है, तो वह सीधे खड़ा नहीं रह सकता। आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि वे बहुत निडर थे। वह सब दैवीय था। 2 अलग अलग घटनाओं का कोई मतलब तब तक नहीं निकलता जब तक कि वे मिल न जाएं। चित्रों के कोलाज की तरह। क्या यह एक रूपक नहीं है? युद्ध हर चीज के अर्थ में व्याप्त हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 47 विद्यार्थी और एक भूतपूर्व कीट प्रोफेसर एक साथ मिलकर गुमशुदों की वापसी की मांग करते हुए टेररिस्ट बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। उसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्किंग ग्रुप ने भी स्वतः गायब हुए या गायब किए गए लोगों की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें गुम हुए लोगों की संख्या के आधार पर श्रीलंका का दुनिया भर में दूसरा स्थान था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रेस सेक्रेटरी, जिसके कानों पर सफेद बाल उगे हुए थे और जो देखने में भी सुंदर था, ने किसी टल्ली आदमी के उत्साह और कंफ्यूजन के साथ बार के अंदर झगड़े के दौरान अपने हाथ उठाकर चिल्लाया, हम दुनिया में नंबर 2 पर कब थे? जरा सोचिए कि हम ईरान और सूडान को पछाड़कर आगे निकल जाएंगे। कभी ना कभी हम नंबर 1 पर होंगे। इराक हम आ रहे हैं। प्रेस सेक्रेटरी के प्रदर्शन के पूर्व रिपोर्ट पर राजधानी में जनविद्रोह नाम मात्र या न के बराबर ही था, लेकिन उस एक सनकी आदमी के विद्रोही रवैये के बाद अधिकारी स्तर के लोगों को जवाब देने के लिए आगे लाया गया। इस तरह एक नई संस्था, द ऑफिस ऑफ मिसिंग पर्सन्स, अस्तित्व में आई।
इस ऑफिस का मुख्य काम गुमशुदों का पता लगाना था। जाफना तथा पूर्वोत्तर इलाकों में ऑफिस की भूमिका लिखे पत्रक गिराए गए और विभिन्न शहरों में उसकी शाखाएं खोली गई। इलायची के रंग के पेपर इधर उधर हवा में उड़ते हुए लोगों के पास से गुजरते थे। अपनी साइकिल चलाकर जाते हुए एक आदमी के कान के पिछले हिस्से को छूता हुआ ऐसा ही एक पेपर सन्न से निकल गया। डर के मारे उसकी जान हलक को आ गई कि किसी ने उस पर गोली चला दी है। ऑफिस में आकर लोग स्पष्टीकरण मांगते थे। एक क्लर्क जो वहां सहायक के तौर पर कार्य करता था और गुमशुदा लोगों की सूचना दर्ज करता था। किसी ने उससे पूछा किसी पुलिस थाने और इस ऑफिस में क्या अंतर है? पुलिस वर्तमान समय से संबंधित अपराधों की तफ्तीश करती है। तो क्या इन गुमशुदा लोगों से संबंधित अपराध प्राचीन समय के हैं? हम उन्हें अपराध की श्रेणी में रखें। बहरहाल ऐसा कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। अच्छी तरह से खोजबीन करने के उपरांत हम इन दावों के बारे में पूरी तरह से विचार करेंगे। क्या हो जाने के बाद हर अपराध प्राचीन नहीं हो जाता है? इन सारे कथित अपराधों की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन याद रखिए कि कोई गलती निर्धारित नहीं होती है। मान लीजिए एक आदमी किसी गटर के होल में गिर जाए और गायब हो जाए तो वह किसकी गलती मानी जाएगी? वैसे ही 200 या 3000 लोग उसी गटर में गिर पड़े तो संभव है लोग उन्हीं की गलती माने। उन्हें चलते वक्त सावधान रहना चाहिए। यद्यपि जगन्नाथन का विश्वास ब्यूरोक्रेसी के सभी नए पुराने रूपों से उठ चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑफिस ऑफ मिसिंग पर्सन्स में अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और जब उन्होंने देखा कि उनकी रिपोर्ट संबंधी सूचना कमरे के कोने में रखी रद्दी में पड़ी हुई है, तो उन्होंने यह सोचना ही छोड़ दिया कि उनका कोई पुत्र खो गया है। उनकी पत्नी ने वर्षों बाद पहली बार उन्हें पकड़ा और उनके साथ किसी बच्चे का सा व्यवहार करने लगी। मेरे लाल, मेरी आंखों का तारा कहकर उन्हें दुलराने लगी जैसे वह रो रही हो। जगन्नाथन को अभी हाल में जान से मार देने की जो धमकियां मिल रही थी, उनके बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बताया। मूत्र सने एक पेपर पर किसी ने लिखकर उसके पास भेजा था कि उसके गुप्तांग को काट दिया जाएगा। हफ्तों से जो नोट्स उन्हें मिलते थे, उन्होंने उन सब की हैंडराइटिंग के अंतर को नोटिस किया और रात में वे सोते वक्त यह सोचकर हैरान होते कि वे किन लोगों के द्वारा मारे जाएंगे। उनके द्वारा जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कि एक तरह से कलमकार हैं, या कि उनके द्वारा जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कि उन्हें उनके नाम की स्पेलिंग भी ढंग से लिखने नहीं आती। कौन सी मौत अपेक्षाकृत कम दर्दनाक होगी? अमूमन कभी भी वे अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उन्होंने पहले ही यह सच स्वीकार कर लिया है कि उनकी मौत इतने अप्रत्याशित रूप से होगी कि उस पर कुछ ज्यादा कहने सुनने को नहीं होगा। अपने विद्यार्थियों के साथ विद्रोह करते हुए वे उस दिन के उस एक खास पल के लिए जीवित हैं, जब सूरज उनके पीछे चमकेगा और उनकी परछाई किसी विशालकाय मर्माहत जीव के समान अहाते में पड़ी होगी। इस तफसीली तहकीकात से मंत्रमुग्ध जगन्नाथन हैरान थे कि क्या वे अनगिनत पैरों और अजीब तरह से निरंतर आवाज करने वाले किसी संधिपात जीव की तलाश में कांटे व डंक मारे जाते हुए अपना समय बिता रहे हैं। जब सबके सवालात सुनकर भी ऑफिस के लोग पूरी तरह खामोश रहे तो लोग उग्र हो गए, उसके गेट के सामने जमा हुए और गालियां देने लगे। एक कलाकार जिसके पिता और 4 बच्चे गायब हुए थे, ऑफिस को एक कब्रगाह मानने लगा था। चूंकि कलाकार दिन के अधिकतर समय पीता रहता था और वर्षों से बिना जॉब के रह रहा था और अपनी मां की देखभाल की जिम्मेवारी उसी पर थी, लेकिन लोग उस पर बहुत कम ध्यान देते थे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब गायब होने वालों की शिकायतों का अंबार लग गया और उनकी फाइलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो लोग खुद ब खुद अपने प्रियजनों को भूलने लगे। किसी किसी को इतना भी याद नहीं रह गया कि उनके प्रियजन के ऊपर के दांत बड़े थे या नीचे के, या कि चूमने के वक्त उसके मुंह से लार बहती थी या नहीं।
या कि उसके शरीर पर जन्मजात द्वीपाकार चिन्ह किस जगह पर थे। सूर्यास्त के ठीक बाद एक दिन शाम को लोगों का हुजूम जो अपने अपने प्रियजनों को किसी तरह भूल नहीं पा रहे, ऑफिस में आग लगा दी। सारा धुआं हवा में फैल गया और कुछ घंटों की बात थी, उनकी यादें उनके अंदर सुरक्षित रही। वे फिर भी भूल न सके। देर रात गए राजधानी में बड़े अफसरों तक यह खबर पहुंच गई कि द ऑफिस ऑफ मिसिंग पर्सन्स जलाकर राख कर दी गई। गुप्त सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सूचना प्राप्त हुई कि सुरक्षा के लिए तैनात अफसर धार्मिक प्रकृति का था और उसने बहुत तबजब किया, फिर बोला, इन कमीनों ने हमारी दयालुता का कैसा हश्र किया है। अब हम इन्हें सचमुच दिखा देंगे कि गायब होना किसे कहते हैं। उस रात के सारे घटनाक्रमों से जगन्नाथन एकदम बेखबर थे और अपने घर अपने स्टडी रूम में थे। किसी और काम से नहीं बल्कि अपने आविष्कारों की समीक्षा करते हुए बैठे थे। वहाँ पर कुछ मृत कीड़े मकोड़े, विश्वविद्यालय की कुछ पाठ्य पुस्तकें और नुवारा इलिया के चाय बागानों की ट्रिप का एक फैमिली फोटो पड़ा था। प्रारंभ से वे कभी भी सेटल नहीं हो पाए। उनके अधिकतर बॉक्स बंद के बंद ही पड़े थे, जैसे वे भविष्य में अपने प्रस्थान के लिए सदैव तैयार रहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को किचन में बात करते हुए सुना। उनकी आवाजें रेडियो पर प्रसारित एमजीआर के गीत की तरह एक में मिलकर आ रही थी। कहीं भी न ठमकने के इरादे से वे एक कमरे से दूसरे कमरे का चक्कर काटते रहे, लेकिन अंत में वे जीवन की मेज के पास बैठ गए। वे उसकी नोटबुक के पन्ने पलटने लगे। कुछ पेजों पर गणित के समीकरण थे, कुछ पर जीव विज्ञान के कुछ नोट्स और आंखों का डायग्राम, फिर पिरामिडों के उल्टे रेखाचित्र। पीछे से दूसरे पेज पर दाहिनी तरफ एक कविता लिखी थी। बंदूक के छर्रे का एक टुकड़ा जो कि अभी एक पौधा है, रूप दिया जाएगा हमारी जिंदगियों में। एक अंग विहीन लड़का, सीख लिया नृत्य करना, लेकिन तुमने काटा एक कटहल, जानते भी न थे कि उसके अंदर है क्या। तुम्हारे पिता का सिर, चींटियों की एक सेना, लेकिन तुम डरे नहीं। तुम मेरा नाम लेकर बुलाते हो और कांपते भी नहीं जैसे मैं कांपता हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि कैसे मेरा हाथ फट नहीं जाते जब मैं पकड़ता हूँ तुम्हें, कि जिंदगी इतनी खुशनुमा हो सकती है। एक बूढ़ा आदमी मिसिंग ऑफिस में एक केस फाइल करवाया कि उसका तो गांव ही गायब हो गया है। जब वह दक्षिण की अपनी ट्रिप से वापस आया तो पाया कि उसके गांव की जगह एक बहुत बड़ा होटल बन गया है। वही सबसे करीबी मिसिंग ऑफिस थी जहां वह पहुंच सकता था। हो सकता है कि तुम्हारा गांव कहीं विस्थापित कर दिया गया हो, क्लर्क ने कहा। बूढ़ा बोला, पता करो। वह बूढ़ा आदमी दोपहर की धूप में वही ऑफिस के बाहर बैठ गया। इंतजार करने के सिवाय कहीं जाकर कुछ करना उसने जरूरी नहीं समझा। शाम को ऑफिस बंद करके जब क्लर्क अपने घर जाने लगा तो देखा कि बूढ़ा मरा पड़ा था। उसकी शर्ट उसके सिर के चारों ओर लिपटी हुई थी और पैर के अंगूठे को एक कुत्ता चाट रहा था।